नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल बॉस्टन रिसर्च में, जिसे आप देख रहे हैं सौरभ द्विवेदी के साथ सीधा बॉस्टन से। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े घर अंबानीज की, द ग्रेट अंबानी हाउस। ये कहानी है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी को समझने में बहुत आसानी होती है। ये कहानी शुरू होती है 1966 से, जब धीरू भाई अंबानी ने इंडिया में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। देखते ही देखते धीरू भाई अंबानी ने $15 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। फिर समय का चक्र चला और 6 जुलाई 2002 को उनका निधन एक हार्ट अटैक की वजह से हो गया। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद गृह कलेश बढ़ने लगे और दोनों भाइयों के बीच संवाद खट्टे होने लगे। इसको देखते हुए कोकिला बेन ने केवी कामत की मदद से, जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को लीड भी किया बहुत समय तक और सरकार के उच्च पदों पर भी रहे हैं, उनकी मदद से बंटवारा किया। अनिल अंबानी ने लगभग उस समय के सभी बड़े बिजनेसेस को अपने पास रखा था, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज। वहीं मुकेश भाई के पास आया ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग और पेट्रोलियम का बिजनेस। अब इस बंटवारे में एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल तक कोई एक दूसरे के बिजनेस में नहीं आएगा, और दूसरा, मोटा भाई अनिल भाई को सस्ते दामों में गैस सप्लाई करते रहेंगे, जिससे कि उनका पावर सेक्टर में दबदबा बना रहे। कहानी तो ये भी है कि एक समय जब धीरू भाई अंबानी को पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो अनिल भाई ने बहुत एग्रेसिवली अमेरिका से इन्वेस्टमेंट रातों रात लेके आया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अनिल अंबानी ने उस समय एड लैब्स को खरीदा और फिल्में बनाना शुरू किया। उनकी कुछ फिल्में तो ऑस्कर को भी नॉमिनेट भी हुई थी। कुछ समय बीता और अनिल अंबानी ने अपना दूसरा खेल खेला। अनिल अंबानी ने इंडिया को 3G से रूबरू कराया, जिसका श्रेय आज भी लोग उन्हें देते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज सबके हाथ में फ़ोन है। सस्ते दामों में फ़ोन सर्विसेज देना उन्होंने गांव-गांव तक में शुरू कर दिया और धूम मचा दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छे समय सब दिन नहीं रहते, इसलिए बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 12 साल बाद अनिल अंबानी के जीवन में भी सारी चीज़ें आने लगी। उनके डिसीजंस एक एक करके गलत होने लगे। ये समय था 2008 का, जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो चुका था, और ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी थी। रिलायंस कम्युनिकेशन के पास CDMA टेक्नोलॉजी थी, यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, और धीरे धीरे जमाना GSM की तरफ बढ़ने लगा। लोगों को हाई इंटरनेट स्पीड और नए नए कंपटीशन बाजार में आने लगे थे। प्राइसेस के ऊपर कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी, और इसी बीच इरिक्सन ने लॉ सूट फाइल कर दिया अनिल अंबानी के खिलाफ कि उनके $80 मिलियन उनको वापस चाहिए, क्योंकि धंधा बंद हो रहा था और कहीं से भी अनिल भाई को पैसे मिल नहीं रहे थे बाजार में। और जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि अनिल भाई को इरिक्सन के पैसे वापस करने पड़ेंगे, या तो सुबह जेल जाना पड़ेगा। तब अपने मोटा भाई आए और उनको बेल आउट किया। यही नहीं, दूसरी बात, जब गैस के प्राइसेस बढ़ने लगे तो मोटा भाई ने अनिल भाई को बोला कि अब हम आपको कम दाम में गैस नहीं दे पाएंगे और हम प्राइस आपको पास ऑन करेंगे। तो इसको लेके अनिल भाई बहुत एग्रेसिव हो गए और उनको कोर्ट तक ले गए। कोर्ट ने अपना डिसीजन मोटा भाई के पल्ले में डाल दिया और अनिल भाई को कहा कि आपको पैसे बढ़ा के देने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट इससे खराब होगा। जो गैस के प्राइसेस हैं वही आपको देने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ? इससे जो उन्होंने बड़े बड़े अपने पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करके रखे थे, पावर जनरेशन करना मुश्किल हो गया, और देखते ही देखते रिलायंस पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट होने लगा। एक वो समय था जब अनिल भाई के IPO को 60 सेकंड में पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया था, और एक ये समय था जब उनको कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं था बाजार में। जहाँ फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के 6 सबसे रईस लोगों के नाम में रखा था, वहाँ से वो 0 बिलियन पे आ गए। वहीं अपने मोटा भाई ने खेल शुरू किया। जैसे ही 10 साल खत्म हुए, जो कि पुराने एग्रीमेंट में थे, जब दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ, 10 साल पूरे होने पे रिलायंस जियो बाजार में आया और धूम मचा दी। देखते 27 दिसंबर 2015 को रिलायंस जियो बाजार में आता है और वो दूसरे सारे प्लेयर्स को चारों खाने चित कर देता है। सबका डब्बा गुल करने के बाद वो बन जाता है भारत का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सेक्टर। रिलायंस जियो की सफलता के साथ ही साथ मोटा भाई ने रिलायंस रिटेल की भी नींव रखी, जो कि आज हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हुए दिखती है। और अभी अभी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्पिन ऑफ किया गया है, जो कि आने वाले समय में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज को बड़ा टक्कर दे सकती है।
हमें इन दोनों भाइयों की कहानी से ये तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कि पेशेंस, हार्ड वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मोटा भाई ने पेशेंस, हार्ड वर्क, रिस्क मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और मार्केट को हमेशा अपने काबू में रखा है। और इससे हमें ये कहीं ना कहीं सीखने को मिलता ही है कि कर्ज, जेल, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश और उन सेक्टर्स में जिनमें हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसमें धंधा नहीं करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम ईपीएस के बारे में समझेंगे, अर्निंग पर शेयर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक अपना ख्याल रखिए और आपसे अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।